देखिएगा। हाँ, तो इसके पहले जो है से ऋग्वेद समाप्त हो गया है ना। ऋग्वैदिक काल में जो जो आर्यों का जीविकोपार्जन का स्रोत था, कैसे अपना जीवन यापन करते थे, उनका मुख्य पेशा क्या था, इन सभी बातों की हम जानकारी ले लिए हैं। भी आ गए एग्जाम सेट। तो हम जो है हम लोग 1500 ईस्वी पूर्व से लेकर उसके आगे बढ़ते हैं 1000 ईस्वी पूर्व तक जो है से हम लोग जानकारी ले लिए हैं। ठीक है, माने कि इस 500 ईसा में है ना, इसके बीच 500 वर्ष में जो है से मानवों का क्या क्रियाकलाप था, आज लोग कहाँ से आए, कैसे आए, मतलब इसके बारे में हम लोग जानकारी ले लिए हैं। वो क्या करते थे, उनका बसाव स्थल क्या था, इसके बारे में हम लोग जानकारी ले लिए हैं। उनका मुख्य पेशा क्या था, ये सब हम जान चुके हैं ऋग्वैदिक युग या काल के अनुसार। अब हम लोग इससे आगे चलते हैं उत्तर वैदिक युग। उत्तर वैदिक काल, इसका निर्धारण किया गया था 1000 ईस्वी पूर्व। उत्तर वैदिक काल 1000 से 600 ईस्वी पूर्व तक, है ना। तो आज हम लोग उत्तर वैदिक काल में चल रहे हैं। थोड़ा सा यहाँ पे केयर करना कि 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व आया है, 5 साल का गैप हुआ है ना। 5 साल का अंतर हुआ है, 5 साल नहीं, 500 साल का। ठीक है, ठीक है। तो 500 साल में आदमी का जो है सो उसका सोचने का दिमाग तो कुछ डेवलप हुआ होगा। ठीक है, तो 500 साल में अब यदि बात करते हैं 500 साल के बाद इधर आते उत्तर वैदिक काल में, तो उत्तर वैदिक काल में जो है से बहुत से परिवर्तन हुआ। पहले के जो लोग थे, आर्य थे, उनमें जो है से बहुत से परिवर्तन देखने को मिला। उसके पहले हम बताए थे कि ऋग वैदिक काल के जो भी आर्य थे, उनका जो है से मुख्य पेशा था पशुपालन। ठीक है, लेकिन अब जो है उत्तर वैदिक काल जो है, उत्तर वैदिक काल में जानेंगे तो उत्तर वैदिक काल जो है से एक परिवर्तन का काल रहा है। यहाँ जो है से आप लोग उससे थोड़ा सभ्य जीवन जीने जा रहे हैं। ठीक है, अब वो जो है से उनमें कुछ विकास हो रहा है। तो विकास होने के क्रम में अब जैसे वे लोग जैसे अब खेती करना स्टार्ट करते हैं। ऋग वैदिक काल आर्य का मुख्य पेशा हो गया पशुपालन। अब जो है से ये लोग जो है से उत्तर वैदिक काल में अब खेती करना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो उत्तर वैदिक काल में यदि आर्य का बात करें तो आर्य जो है से अब खेती पर निर्भर हो गए, खेती या कृषि। अब थोड़ा सा सोचने वाली बात है कि अगर कोई व्यक्ति खेती या कृषि करने लगता है तो उसका जो है से ठहराव होना अब आवश्यक हो जाएगा, है ना। पहले लोग पशुपालन करते थे, इसीलिए वो जो है से खानाबदोश थे या घुमंतु थे। वो एक जगह से दूसरे जगह चले जाते थे, वो एक जगह स्थायी टिकाऊ नहीं रहते थे। लेकिन अब जैसे खेती करना स्टार्ट किए, अब उत्तर वैदिक काल में जैसे आर्यों का मुख्य जो पेशा बन गया वो खेती हो गया। ठीक है, ये क्वेश्चन देता है कि उत्तर वैदिक काल में आर्यों का मुख्य पेशा क्या हुआ, खेती या कृषि। ठीक है, अब जैसे अब खेती करने लगे वो। इसके पहले हम बताए थे कि ऋग वैदिक काल में मुख्य पेशा पशुपालन था। तो पशुपालन था तो उनका जो है एक खास क्षेत्र पर जो है कोई अधिकार नहीं होता था, एक जगह बसते ही नहीं थे तो कहाँ से अधिकार होगा। ठीक है, अब थोड़ा सा यहाँ पे सोचने वाली बात है कि खेती या कृषि जो है करने लगे तो खेती या कृषि करने के लिए कम से कम जैसे किसी व्यक्ति को रहना होगा 3 से 4 महीना आराम से। ठीक है,
तो 3 से 4 महीना मतलब कि खेती के कारण ही जो अब जो है से अस्थायी निवासी बनने लगे। ठीक है, अस्थायी निवासी बनने लगे। अब अस्थायी निवासी बनने लगे तो इनका जो है से अपना अपना एक क्षेत्र होने लगा, होगा ना क्षेत्र। अब कहीं पर भी कोई आदमी निवास करने लगता है, अस्थायी रूप से बस जाता है, तो उसको कोई छोड़ना नहीं चाहता है। ठीक है, तो वो जैसे अब खेती स्टार्ट किए तो अब अस्थायी निवासी अस्थायी हो गए। इसके पहले हम ये भी बताए थे कि वैदिक काल में जो है से जिसके पास जितना गाय है, क्योंकि पशुपालक ही जीवन है ना, तो जिसके पास जितना गाय होता था वो उतना धनी होता था। तो वो जो है से एक जगह से दूसरे जगह जाया करते थे, और उनका जो है से एक खास कबीला हुआ करता था। ठीक है, कबीला, कबीला के बारे में हम चर्चा किए हैं। कबीला, कबीला को हम जन भी बोलते हैं। ठीक है, कबीला को जन भी बोला जाता है। ये जो है से कबीला पहले जो थे वो कुछ खास खास समूहों में, टुकड़ों में विभाजित थे। माने एक कबीला अलग है, दूसरा कबीला अलग है, तीसरा कबीला अलग है। ठीक है, इस तरह से अलग अलग कबीले में जो है से वो पहले विभाजित थे। लेकिन अब जो है ये कबीले, अब चूंकि अब जो है से एक जगह ये स्थायी हो रहे हैं, है ना, इनका जो है से अब एक रहेंगे, इनका स्थायी निवास बनेगा, तो उनका घर बनना, जो घर बनना जैसे अब अनिवार्य हो जाएगा। ठीक है, तो ये कबीला जो है से अब हर एक कबीला अब ये आपस में जुड़ जाने लगा। ठीक है, वो जुड़ने लगे। कहने का मतलब कि दो समूह है तो वो दोनों समूह जो आपस में मिलाप कर लिए। ठीक है, तो कबीले जो है से आपस में मिलकर, या जन, कबीलों को ही बोलते हैं जन, आपस में मिलकर जो है से ये लोग कुछ बनने लगे। आपस में मिलकर जो है ये लोग अब जनपद का निर्माण कर रहे थे। जनपद कहने का मतलब कि अब कबीला या जन से जो है बड़ा रूप हो गया ये। ठीक है, अब मान के चलते हैं कि ये कबीला जो है 50 आदमी का समूह था, तो अब हम ये मान लेते हैं कि 100 जनपद जो है 100 आदमी का समूह है, मतलब डबल हो जा रहा है अब। ठीक है, ट्रिपल भी हो जा रहा है, ट्रिपल लोग भी, मतलब 3-4 समूह भी मिलके एक अपना बड़ा जनपद बना ले रहे हैं। ठीक है, तो अब जो है बहुत बड़े समूह में ये लोग होने लगे, तो ये जनपद का निर्माण करने लगे। इसमें हम बताए थे कि जनपद में जो है हर कबीला का जो है एक अपना अपना राजन होता था, है ना, राजन या सरदार हुआ करता था, जो कि इसके खास जो है गाय गौधनों का जो है रक्षा किया करता था। ठीक है, और इसके साथ साथ में ये भी बताए थे कि राजन या सरदार जो था वो उस कबीले के मुखिया से इसके बराबर, मतलब इससे ज़्यादा कुछ नहीं था, है ना। तो इसमें भी जो है अपना अपना एक राजा होता होगा, तो राजा रहता है, तो यहाँ पास भी जो है जनपद का एक राजा हो जाएगा। ठीक है, एक कह सकते हैं कि अध्यक्ष हो जाएगा। तो जनपद में ये जो है कबीला आपस में मिलकर जनपद का निर्माण करने लगे। तो जनपद में ही अब हम लोग को सीखना है कि आखिर मतलब कुछ जनपदों को दिया है, कुछ कबीला के दिया है, जो कि जुड़ जुड़ के जो है वो एक जनपद बने हैं। जनपद में एक निर्माण हुआ है, एक था, ये कबीला का हम नाम बता रहे हैं। ठीक है, एक कबीला था पुरु, पुरु और प्लस भारत, ये कबीला का नाम है। ठीक है, ये पुरु और भारत नाम का एक कबीला का समूह है। ठीक है, या कह सकते हैं कि जन का एक समूह है। ठीक है, पुरु और भारत जो है एक जन है या कबीला है। तो पुरु और भारत मिलकर ये दोनों आपस में मिल गए, और मिलने के बाद जो है अब ये जो निर्माण हो रहा है एक बड़ा जनपद, वो बन जा रहा है कुरु। ठीक है, ये क्या है, जनपद है। पुरु और भारत ये जो है कबीला का नाम है। ठीक है, एक अलग अलग, पुरु जो कबीला अलग है और भारत जो कबीला है वो अलग है। ठीक है, तो ये दोनों आपस में मिल के अब ये किसका निर्माण कर दिए, कुरु का। ठीक है, जो कि एक जनपद है, एक जनपद का निर्माण हो गया, एक बड़ा समूह का निर्माण हो गया। ठीक है, ठीक इसी प्रकार से एक और है
दूरवश, एक है दूरवश और प्लस है क्रीवी। ये पूछता है ये सब क्वेश्चन, ठीक है। ये पूछ सकता है कि दूरवश और क्रीवी जो है वो कबीला मिलकर या जन मिलकर किस जनपद का निर्माण किए। पूछ देगा कि पुरु और भरत जो जन है वो मिलकर आपस में किस जनपद का निर्माण किए, ठीक है। हाँ, तो ये जैसे दूरवश और क्रीवी जो है ये मिलकर बने पांचाल, पांचाल जनपद का निर्माण किए। ठीक है, ये लोग, ये भी जो है क्या है, ये भी एक जन है या कबीला है। ये दोनों आपस में मिलके जो है पांचाल जनपद का निर्माण किए हैं, ठीक है। ये बात आता है जनपद का निर्माण हो रहा है। अब मतलब कि कहने का आदमी जो है अब इकट्ठा हो रहा है, तो इकट्ठा हो रहा है तो और अस्थाई रूप से बन रहा है, अस्थाई रह रहा है। तो इस समय में जो है इस समय के जो घर जो अब बन रहे थे, पहले तो लोग चूंकि घुमंतु थे ऋग्वैदिक काल में, ठीक है, तो घुमंतु थे, एक जगह से दूसरे जगह चारे के खोज के लिए या अपने पशु को चारे के लिए जो है दूसरे जगह चले जाते थे। लेकिन अब ये जो है अस्थाई बन रहे हैं, तो अस्थाई जो बन रहे हैं तो इनका जो है एक अस्थाई निवास घर होना बहुत जरूरी है, विश्राम स्थल, ठीक है। तो इस समय जो घर हुआ करते थे वो कच्चे हुआ करते थे, कच्चे और फूस का हुआ करते थे, फूस सरकंडे कह सकते हैं। फूस और सरकंडे का जो है ये घर जो मैंने कच्चा होता था, ऊपर से फूस का जो है छाया हुआ रहता था। तो घर जो है कच्चे फूस और सरकंडे के हुआ करते थे। अब इसी समय में जो है ना, अब देखो कि थोड़ा सा, अब इसमें देखो कि पहले जो था वो कबीला या जन, इससे पहले हम बताए थे कि ऋग्वैदिक काल में एक जो शुरुआती दौर में जो आम लोगों की सभा था वो सबसे महत्वपूर्ण कौन सभा था, वीदत है ना। और फिर उसके बाद जो है नया निर्माण लेता है सभा और समिति, बताए थे ना। तो सभा और समिति के जैसे कुछ विशेषताएं बताए थे, तो उनमें जो है वो सभा और समिति में जो है सभी महिलाएं लोग भी भाग लिया करती थी, है ना। उनमें जो है कबीलों द्वारा जो है धन प्राप्त किया हुआ उस सभा और समिति में बंटवारा किया करते थे, बताए थे ना ये सब। तो थोड़ा समझना कि वहाँ पास पहले कबीले थे, एक छोटा छोटा समूह थे, तो छोटा समूह थे, तो उनका जो राजा हुआ करता था वो एक छोटा शक्ति वाला होगा, है ना। छोटा समूह है तो उसको अपने भर में रहना शक्ति अधिकार प्राप्त रहेगा। अब जो है बड़ा बड़ा हो रहे हैं, बड़ा रूप ले रहा है। अब बड़ा रूप ले रहा है तो वहाँ पर समझना कि अब बड़ा रूप ले रहा है तो बड़ा आदमी का एक समूह बन रहा है। अब बड़ा आदमी का समूह बन रहा है तो वहाँ पास जो राजा होगा उसका शक्ति भी में भी वृद्धि हो जाएगा, होगा ना। तो पहले जो था, उस समय जो है अब मतलब उत्तर वैदिक काल में जो है अब जो है राजा की शक्ति में जैसे वृद्धि होने लगा, ठीक है। पहले कबीले के रूप में थे तो कम था शक्ति, लेकिन अब जो है वृद्धि होने लगा। इसी समय जो है लोग जो है बड़े बड़े राजा के रूप में प्रसिद्ध हुए, बड़े बड़े राजा का रूप लिए। लिख देना है कि राजा का पद जो है इसी युग में जैसे प्राप्त किए। अब हाँ, उत्तर वैदिक काल में, अब यहाँ से उत्तर वैदिक काल में बड़े बड़े राजा का एक तरह से स्थापना हो रहा है। बड़े बड़े राजा जो है निकल रहे हैं उभर कर, ठीक है। होता क्या था कि अब जैसे इसके पास में बड़ा समूह हो गया, बड़ा क्षेत्र पर इसका अधिकार होगा। इसका जो है देखो ये सब जो जितना भी है, और जो जब अस्थाई बनने लगे तो हम बताए कि इसका जो है अपना अपना क्षेत्र निर्धारण होने लगा। अब चूंकि एक जगह रहने लगे तो अपना अपना क्षेत्र निर्धारण करने लगे, ठीक है। तो इस समय जो ये हुआ कि मतलब इस समय राजा बनने के लिए ये हुआ था कि बड़ा बड़ा यज्ञ कराया करते थे, ठीक है। जो ऐसा मतलब प्रतिभाशाली व्यक्ति था या धनी व्यक्ति थे वो जैसे अब राजा बनने के होड़ में अब बड़े बड़े यज्ञ कराने लगे, ठीक है।
और बड़ा बड़ा यज्ञ कराकर ही वो जैसे अब बड़े बड़े राजा के रूप में प्रसिद्ध हुए। राजा का पद प्राप्त करने के लिए मतलब कि यज्ञ कराते थे। बड़े यज्ञ कराकर जो है से वो अपने आप को राजा के रूप में प्रसिद्ध हुए। ठीक है, राजा के रूप में एक तरह से पदवी प्राप्त की। सोच सकता है कि राजा के रूप में अब पदवी कौन प्राप्त कर सकता है ना? यज्ञ कौन करा सकता है? निर्धन व्यक्ति तो नहीं करवा सकता है ना? जो सुखी संपन्न हो, जो सभी चीज वो पूरा जो है समाज में प्रतिष्ठित हो, है ना, काफी धनी हो, वो करवा सकता है। तो ये जो है उत्तर वैदिक के काल में जो है यज्ञ कराकर जो है बड़े बड़े राजा का जो है बड़े बड़े राजा उभरने लगे। इससे से संबंधित ही है एक अश्वमेध यज्ञ, जानता होगा। अश्वमेध यज्ञ रामायण में शायद है ये, या लवकुश लीला में है। अश्वमेध यज्ञ इसका ही एक उदाहरण है। अश्वमेध यज्ञ कराकर ही जो है एक राजा अश्वमेध का नाम था, ठीक है, अश्वसेन ऐसी करके, तो वो जैसे अपने राजा के रूप में स्थापित किया। ठीक है, हुआ ये मैंने हुआ था कि अश्वमेध यज्ञ या पहले के जो यज्ञ हुआ करता था, ये कहानी के रूप में है। तो राजा बनने के लिए या जो यज्ञ कराया करते थे, तो यज्ञ में जैसे एक घोड़ा छोड़ा जाता था। ठीक है, जो राजा हुआ, ठीक है, तो जो राजा बनने के लिए यज्ञ करा रहा है, तो उसके देख रेख में जो है अलग अलग क्षेत्र में, मतलब उसको परिभ्रमण के लिए घोड़ा को छोड़ दिया जाता था यज्ञ कराकर। ठीक है, अश्वमेध यज्ञ भी उसका ही एक उदाहरण है। तो वो जैसे उस घोड़ा को राजा के लोग जितना भी है उसके देख रेख में छोड़ दिया करते थे। अब जिस जिस क्षेत्र में गया घोड़ा, ठीक है, तो जिस जिस क्षेत्र में गया घोड़ा, तो अगर मान के चलते हैं कि कोई वहाँ के भी व्यक्ति, कोई राजा हो, ठीक है, तो उस घोड़ा को यदि रोक देगा, ठीक है, तो रोक देगा तो वो जो रोकने वाला राजा है, जो घोड़ा के रोका है और जो छोड़ा है, उसके साथ में युद्ध हुआ करता था। कहने का अर्थ यह हुआ कि जो राजा जो है से घोड़ा को रोक लिया, वो अपने आप को कह रहा है कि हम तुरा से कम नहीं है। जो राजा छोड़ा घोड़ा, उससे कह रहा है कि हम तुरा से कम नहीं है, तुरा से कम ताकतवर नहीं है, हम भी जो है से सब रूप से परिपूर्ण है, हमें भी शक्तियाँ हैं। ठीक है, इस रूप में वो विख्यात होता था। तो वो जो है से अब एक दूसरे को वो लोग खिलाफ हो गए। ठीक है, वहीं से जो है से वो लड़ाई पनपता है। रोक लिया तो अब जैसे वो लोग दोनों के बीच में युद्ध होगा। अब युद्ध में जो जीते अब क्या हारे वो डिपेंड करेगा। तो कहने का मतलब है कि जब रोक लिए घोड़ा को तो लोग के बीच में युद्ध होगा। अब वो उनका आपसी टकराव के बाद ही वो ये चीज़ें माने कि सामने आएगा कि कोई राजा कितना जो है शक्तिशाली है ना। जो छोड़ने वाला है वो शक्तिशाली है, जो पकड़ा वो शक्तिशाली है। और अगर कहीं घोड़ा जो है किसी क्षेत्र से जा रहा है घोड़ा, तो उस क्षेत्र से मतलब कि उस क्षेत्र से गुजरने देता था। माने उस क्षेत्र में भी अलग राजा है, ठीक है, लेकिन फिर भी वो देख के कि इतना बड़ा राजा के घोड़ा है, हम नहीं पकड़ सकते हैं, है ना। तो वो जो है छोड़ दिया करता था। तो छोड़ने का अर्थ ये हुआ कि वो राजा जो है अपने आप से ही हार मान लिया। ठीक है, ये इतना बड़ा राजा है ना, मतलब कि वो ये अपने आप से साबित कर दिया कि हम उस राजा जो घोड़ा छोड़ा है राजा, उससे उसके मुकाबले जो है हम कमज़ोर हैं। ठीक है, तो जिस क्षेत्र मैंने राजा के क्षेत्र से गुजर जाता था घोड़ा, तो उस क्षेत्र से ज़्यादा शक्तिशाली माना जाता था जो छोड़ने वाला राजा है। ठीक है, और जो रोक लिया उससे युद्ध करना होता था। तो ठीक इसी प्रकार से जो है अश्वमेध यज्ञ इसका ही एक उदाहरण है। ठीक है, तो ये जो है इसी रूप में जो है पहले राजा के रूप में विख्यात हुए। ठीक है, और राजा के युग में राजा के रूप में जो है विख्यात हुए। तो इनमें जो है अब चूँकि अब आदमी मतलब ये राजा भी बन रहा है, तो राजा एक जनपद का बन रहा है। ठीक है, ये जनपद का बन रहा, तैयार हो रहा है, बड़ा क्षेत्र का
ये लोग राजा बनना है। तो बताए थे कि ऋग वैदिक काल में जो है, ऋग वैदिक काल में जो है से एक होता था बलि, बताए थे हम, ठीक है, या इसी को कहते हैं नजराना, बताए थे ना, या इसी को कह सकते हैं हम उपहार, ठीक है। तो ऋग वैदिक काल में जो है से राजा के द्वारा जब भी संभव हो तो माने वहाँ के प्रजा है या जो लोग हैं उसके द्वारा ये सब दिया जाता था। तो जब भी संभव हो राजा ये वसूला करता था, है ना, जब भी संभव उसे लगे कि साहब मतलब हम वसूल लेते हैं, ये चीज़ ले लेते हैं, तो उस समय जो है से ऋग वैदिक काल में ये वसूला जाता था। ये कोई जोर जबरदस्ती नहीं था, हम बताए थे ना, ये जोर जबरदस्ती नहीं था, ये स्वेच्छा से प्राप्त होता था। उस क्षेत्र के जो भी राजा के जिस भी पदार्थ का दान करना चाहते थे वो कर सकते थे अपने स्वेच्छा से। अब सोचो कि उस समय जो है से हम ये भी बताए थे कि सभा और समिति में जो फैसले हुआ करते थे वो आपस में राय मशवरा से बताए थे ना। अब राय मशवरा से उस समय बात हो रहा है, मतलब हुआ करता था फैसला, मतलब कि समझ सकता है कि राजा को उतना भी शक्ति प्राप्त नहीं था, है ना, राय मशवरा से हुआ करता था, आपस में राय मशवरा से। लेकिन अब जो है यहाँ पास जनपद का निर्माण हुआ तो यहाँ पास राजा की शक्ति में वृद्धि हो जा रहा है, ठीक है। अब वृद्धि हो जा रहा है, अब जो है से इसके पास जो बलि, अब जैसे ही वृद्धि होता है जनपद का राजा बनता है, तो जैसे ही वृद्धि होता है उसके शक्ति में, तो ये जो बलि नाम का जो नजराना था, ठीक है, या बलि या नजराना या उपहार जो था वो जैसे अब नियमित कर में बदल जाता है। अब चूंकि जैसे अब राजा को जो है शक्ति प्राप्त हो गया, है ना, तो शक्ति प्राप्त हो गया तो वो जैसे अब अपने आप में अब वो जैसे नियमित रूप से कर बांध दिया सब आदमी पर। ये वसूला जाता था संभव हो स्वेच्छा से, लेकिन अब उसी को नियमित कर दिया, अब वो कर बना दिया, ठीक है। पहले जो था कि जो स्वेच्छा से देना चाहता था दे भी सकता था, नहीं भी दे सकता था, लेकिन अब नियमित हो गया तो उसको देना तो अनिवार्य है ना, एक नियम बन गया समझो की। तो जनपद में जो है से कह सकते हैं कि राजा की शक्ति में वृद्धि हुई। अब राजा की शक्ति में वृद्धि हुई तो अब जो नजराना या बलि जो था अब वो क्या में बदल गया, कर का रूप ले लिया, ठीक है। ये जो है से अब कर का रूप ले लिया। तो कर का रूप ले लिया तो मतलब कि अब उसके शक्ति में वृद्धि हो गया तब वो कुछ भी कर सकता है। इसके साथ साथ में यहाँ जो है सभा समिति में जो है आपस में राय मशवरा से हुआ करता था फैसला। अब जो है उसका एक तरह से कह सकते हैं कि उसका उद्देश्य या उसका फैसला ही जैसे उसका अंतिम रूप है राजा का जनपद में, ठीक है। उस फैसला का जो उस राजा का जो फैसला है वही अंतिम रूप है। अब चूंकि उसका वृद्धि हो गया है सब चीज़ में, तो अब जो राजा का है वो मानने पड़ेगा, ठीक है। तो अभी फिलहाल मतलब कि फिलहाल के लिए इतना मेरी जानकारी है, ठीक है। उसके बाद बताएंगे आगे वाले क्लास में इससे आगे की जानकारी। उत्तर वैदिक काल में बहुत सी जानकारी दिया गया है, बहुत सी जानकारी लेंगे हम। यदि बात करते हैं कि थोड़ा सा एकरो में जान लो, इसमें ही जो है उत्तर वैदिक काल में एक ठो आया था भारत के उत्तरी भाग में, भारत के उत्तर वैदिक काल में भारत के उत्तरी भाग में जो है लौह युग का शुरुआत हुआ, ठीक है। लौह युग कहने का मतलब लोहा का निर्माण, ठीक है। लोहा का निर्माण भारत के उत्तरी भाग में कह रहे हैं। तो देखो कि लोहा के जब निर्माण हो गया तो यहाँ से समझो कि शुरुआती दौर में जो ये लोग जो थे आर्य या मानव जो थे वो इस लोहा का जो उपयोग किए वो युद्ध के लिए, अस्त्र शस्त्र के लिए किए,
युद्ध में अस्त्र शस्त्र के लिए किए। जब शुरू लोहा का खोज हुआ, लौह युग का निर्माण आगमन हुआ, तो इस समय जो है लोहा का जो है सबसे पहला जो इस्तेमाल किए वो युद्ध में अस्त्र शस्त्र के बनाने के लिए, ठीक है। फिर उसके बाद में जो है वे लोग कृषि के लिए जो है अपना उपयोगी सामान बनाने लगे। ठीक है, तो इससे जो है खेती करना और भी आसान हो गया, है ना। कोड़ कर जोत कर, मतलब इस तरह से। तो उत्तर वैदिक काल में ही लौह युग का शुरुआत हुआ, ठीक है। या पूछ सकता है कि किस काल में जो है लोहा का खोज हुआ, ठीक है, इस रूप में भी दे सकता है। तो जो है उत्तर वैदिक काल में, ठीक है। और उत्तर वैदिक काल में जो है सबसे पहले जो है अस्त्र शस्त्र का निर्माण हुआ था, ठीक है, लोहा से। अब अस्त्र शस्त्र के निर्माण हुआ तो इससे संबंधित जो है वो कुछ साक्ष्य भी प्राप्त हुआ है, अस्त्र शस्त्र का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। साक्ष्य की बात करेंगे तो उत्तरी भारत की बात करें ना, उत्तरी भाग में, तो वैसे उत्तर प्रदेश में जो है 3 स्थल है। एक है आलमगीरपुर, फिर है अतरंजी खेड़ा, फिर है एक हस्तिनापुर। हाँ, ये सब जो है उत्तर प्रदेश में है। तो इन सभी जगहों से जो है लोहा का साक्ष्य प्राप्त हुआ है, ठीक है। ये सब जितना जो है यहाँ से जो है लोहा का अस्त्र शस्त्र मतलब कि वो भाला गणासा, या कह सकते हैं कि युद्ध में लड़ने वाले हथियार प्राप्त हुआ है, ठीक है। तो यहाँ से ये इन सभी बातों को हमको जानकारी मिलता है। तो उत्तर वैदिक काल में बहुत से अभी जानकारी छुपा हुआ है, जानेंगे इसके आगे क्लास में। तो अभी इसको जैसे नोट कर लो।